जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं HCM सलमान आपका अपने YouTube चैनल फाइट फॉर यूनिफॉर्म में स्वागत करता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो होगी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के प्रमोशन के बारे में कि अगर आप CRPF में एज ए कांस्टेबल ट्रेडमैन ज्वाइन करते हो तो आपका प्रमोशन कहाँ तक होगा। मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, आपकी काफ़ी कमेंट्स आती रहती हैं इसको लेकर कि सर इसके प्रमोशन को लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए कि इसका प्रमोशन कहाँ तक होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। एक कमेंट्स उसमें ऐसी भी थी कि सर अगर मैं CRPF में ट्रेडमैन में अगर मैं एज ए कुक भर्ती हो गया तो क्या मुझे पूरी ज़िंदगी खाना ही बनाना पड़ेगा या फिर मुझे आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ही प्रमोशन की बात करूँगा। आप CRPF ट्रेड्समैन में भर्ती होकर मिनिस्ट्रियल स्टाफ में कहाँ तक प्रमोशन पा सकते हो, ये केवल मिनिस्ट्री स्टाफ के प्रमोशन के लिए है। ये GD स्टाफ के प्रमोशन के लिए नहीं है। GD स्टाफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिस्ट्रियल कैडर में आप CRPF में कौन कौन सी पोस्ट से भर्ती होते हो। तो इसमें 3 तरह से भर्ती होते हो आप। ठीक है, सबसे पहले तो आप कांस्टेबल भर्ती होते हो इसमें, फिर हेड कांस्टेबल और ASI स्टेनो से। ठीक है, तो कांस्टेबल कैसे भर्ती होते हो, जैसे कि आपने देखा ही होगा जो आपकी ट्रेडमैन की पोस्ट हैं इनमें भी कांस्टेबल दफ्तरी, कांस्टेबल MTS, कांस्टेबल फर्रास और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, फिर दूसरी तरह से आप हेड कांस्टेबल से भी भर्ती हो सकते हो इसमें मिनिस्ट्री स्टाफ में। HCM बोलते हैं जिसे, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल। तो उसमें आप डायरेक्ट भर्ती होते हो। और उसके बाद आप ASI स्टेनो से यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो सकते हो डायरेक्ट। ये तो बात हुई डायरेक्ट की। अब बात करते हैं आप ट्रेडमैन से कैसे इन पोस्टों पे भर्ती हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो उन ट्रेड की मैंने लिस्ट बना ली है। सबसे पहले ट्रेड है उनमें आपकी कारपेंटर, कांस्टेबल कारपेंटर से आप भर्ती हो सकते हो, तो आप इसके लिए पात्र हो। दूसरा इसमें मोची, टेलर, ब्रश बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, ठीक है, और बुगलर। कांस्टेबल बुगलर से काफ़ी बच्चे भर्ती होते हैं और इसके लिए HCM और ASI स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेंटर है, पेंटर भी भर सकता है। उसके बाद कुक है, वाटर कैरियर और बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन और वाशर वूमेन, और उसके बाद सफाई कर्मचारी। ये ऐसी पोस्ट हैं जो LDC एग्ज़ाम होता है, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, इसमें केवल डिपार्टमेंट से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या SSC GD से जो डायरेक्ट भर्ती होकर आते हैं, क्या वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं GD वाले? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपकी 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको भर्ती हुए 1 साल नहीं हुआ, आप बोले मुझे तो CRPF में HCM बनना है या ASI स्टेनो, मेरे को स्टेनो आती है, मुझे तो स्टेनो बनना है, फॉर्म आ गई। तो नहीं, आपकी 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। उस रेगुलर सर्विस में आपका ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होता है। ठीक है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड को हटा के ये 5 साल होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड आपका इंक्लूड होता है इस 5 साल। सेकंड है आपका जो आपका रिकॉर्ड जो है वो एकदम से गुड होना चाहिए, यानी कि आपकी 5 साल की सर्विस के दौरान जो है आपने किसी प्रकार की आपकी सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं अधिकारी को आदेश नहीं मानते, वो उन्हें सज़ा दे देते हैं, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं छुट्टी गई 1 महीने की और 3-4 महीने बाद आ रहे हैं, ठीक है, OSL हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका जो है 5 साल का APR लिखा होना चाहिए। APR आपको पता लग जाएगा जब आप सर्विस में आओगे। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट कंडीशन है आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है वो SEP 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है आपके खिलाफ कोई भी DEP पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इंक्वायरी एक तरह की
किसी केस में आप फंस गए तो इंक्वायरी चलती है, वो आपके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन है आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है, यानी कि आपका जो ऑफिस का सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा एनओसी आपको मिलनी चाहिए कि हाँ हम इन्हें परमिशन देते हैं, ये इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये तो होगी आपकी कंडीशंस। तो अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सेम ही है, जैसा आप देखते हो डायरेक्ट जो एचसीएम और एएसआई स्टेनो के फॉर्म जो आते हैं उसमें आपकी 12th पास होना चाहिए, या 10वीं पास है तो उसके पास 2 साल या 3 साल की कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो होगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात, कि अगर आप सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो और एचसीएम के एलडीसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम 12th पास आउट होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास 12वीं पास की मार्कशीट तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एचसीएम के लिए अप्लाई करते हो तो एचसीएम के लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसमें एक टाइपिंग मांगते हैं, या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो या फिर आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो। हिंदी में कितनी स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में कितनी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, वो एक पेज दे देते हैं और उसमें लगभग 600 से 700 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए। अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो आपको 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करने होंगे। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो तो इंग्लिश की टाइपिंग में आपको 35 वर्ड के हिसाब से 350 वर्ड टाइप करने होंगे। 10 मिनट का टाइम मिलता है। और कितनी गलतियाँ माफ़ होती हैं, तो उसमें आपकी 5% गलतियाँ माफ़ होती हैं। अब बात करते हैं एएसआई स्टेनो के लिए। तो एएसआई स्टेनो के लिए 12वीं पास के साथ साथ आपको स्टेनो का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर जो स्टेनोग्राफी आती है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। इस स्टेनो में आपको 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन लिखनी होती है। अगर आप हिंदी के स्टेनो हो तो आपको हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो रहता है वो आपका 65 मिनट रहता है और इंग्लिश में आपका 50 मिनट रहता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस था आपका प्रमोशन का, कि आप ट्रेडमैन से मिनिस्ट्री स्टाफ में कैसे प्रमोशन ले सकते हो। अब वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप ट्रेडमैन से मिनिस्ट्री स्टाफ में आ सकते हो। ठीक है, जैसे आप एक बार ट्रेडमैन से या एसएससी जीडी से मिनिस्ट्री स्टाफ में आ जाते हो, सपोज डैट आप एचसीएम बन गए, एचसीएम के बाद आप जो है एलडीसी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एचसीएम से एएसआईएम बनते हैं, तो उसके लिए आपको प्रमोशनल कोर्स करवाता है डिपार्टमेंट, उसके लिए आपको प्रमोशनल कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद एएसआई बन गए, एएसआई के बाद एसआई बन जाते हैं, एसआई के बाद इंस्पेक्टर एम बन जाते हैं, जैसे हेड क्लर्क बोलते हैं। फिर इंस्पेक्टर एम के बाद एसीएम बन जाते हैं, उसके बाद डीसीएम। लास्ट प्रमोशन जो है इसमें डिप्टी कमांडेंट तक है। ठीक है, डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियली होता है, वो एम ही चलता रहता है। ठीक है, जीडी में नहीं जा सकते। फिर जीडी में जाने के लिए आपको डायरेक्ट सीपीओ से फिर आना पड़ेगा। इसी प्रकार ही आप एएसआई स्टेनो से एसआई स्टेनो बनोगे, इंस्पेक्टर स्टेनो बनोगे और उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे। असिस्टेंट कमांडेंट पीए होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी प्रमोशन के बारे में जानने में। और अगर आपकी फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और टाइम होता है तो रिप्लाई भी करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाता। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताइए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड ग्रुप में, ताकि उन्हें भी इसके प्रमोशन के बारे में पता लग सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।